कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। फर्जी टेस्टिंग मामले में सीडीओ ने डीएम को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के 2 बड़े अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है। गड़बड़ी में शामिल 2 अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। सीडीओ की अध्यक्षता में यह जांच करीब 2 महीने से चल रही थी। बता दें कि कुंभ फर्जी टेस्टिंग मामले में 2 स्तर पर जांच चल रही है, जिसमें एक जांच सीडीओ कर रहे हैं, जबकि दूसरी जांच पुलिस की एसआईटी टीम कर रही है। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पुलकित, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2 बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कुंभ के बाद से ही जब से ये गड़बड़ी का मामला कोविड टेस्ट में सामने आया था, उसके बाद ही डीएम ने जो है ये जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी थी। उसके बाद एसएसपी की ओर से जो है पुलिस की एसआईटी भी गठित की गई थी। पुलिस की एसआईटी अभी अपनी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो कमेटी सीडीओ की जो जांच कर रही थी उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई थी। काफी समय से उसका इंतजार चल रहा था। अब एक बड़ी जानकारी आ रही है कि सीडीओ ने जो है वो अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि 2 स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों की इसमें जो भूमिका है वो संदिग्ध है, उनके खिलाफ ये रिपोर्ट बनाकर तैयार की गई है। ऐसा अगर सच में होता है तो ये एक बड़ी बात होगी अपने आप में निकलकर, क्योंकि जो सीडीओ की जो जांच कमेटी थी, जो जांच उसकी ओर से की गई है, बहुत ही इतना समय इसमें इसलिए लग गया है क्योंकि बहुत ही गहन तरीके से ये जांच की गई है। हर पहलू पर, हर बिंदु को विचार करते हुए जांच की गई है। तो उसके बाद जो रिपोर्ट यदि तैयार होती है और स्वास्थ्य विभाग के 2 बड़े अधिकारियों के इसमें नाम अगर आते हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और कार्रवाई जो है उन अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है, जैसे कि मुख्यमंत्री लगातार कहते आए हैं, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हो या इससे पहले तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हो, सभी मंत्री और मुख्यमंत्री का यही कहना रहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारियों की भूमिका यदि संदिग्ध है तो क्या कार्रवाई हो पाती है। कौन था और कौन कौन शामिल था, जल्दी वो नाम भी सामने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पीडब्ल्यूडी की मीटिंग ली, लेकिन अपने टिहरी दौरे की वजह से पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज उसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री की बैठक के अगले दिन यानी शनिवार को मंत्री ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मीटिंग ली और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा ऑल वेदर रोड में डंपिंग जोन से लेकर रोपवे प्रोजेक्ट्स को लेकर बात हुई। नहीं, उसके हटके बिंदु नहीं थे, उन्हीं को एक कार्य रूप देने के लिए ये बैठक हमारी हुई है और उसमें हम लोग निश्चित रूप में इसको हम करेंगे। और हमने टूरिज्म को बुला के भी उनसे मांग लिए हैं कौन कौन सी हमारी रोपवे जो है अभी बननी है, तो वो ये प्रेषित कर दें। और लोक निर्माण विभाग में एक डिवीजन बनाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो उस पर हमने पत्रावली मांग ली है। वहीं मुख्यमंत्री की मीटिंग के तुरंत अगले दिन पीडब्ल्यूडी मंत्री की मीटिंग बुलाने पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री को लग रहा होगा कि कहीं मंत्री जी सब खिसका कर न ले जाएं और मंत्री जी को भी ये साबित करना है कि ये मलाईदार विभाग है। मुख्यमंत्री जी को लगा होगा कि सब कहीं मंत्री जी खिसका करके न ले जाए और फिर मंत्री जी को भी तो सिद्ध करना है कि मलाईदार है। हरीश रावत के बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क वाले बयान पर त्रिवेंद्र रावत ने चुटकी ली है। उनका कहना है कि हमारे संपर्क में हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो बीजेपी में आने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत का बयान पूरी तरह से राजनीतिक है। के संपर्क में तो हमारे भी हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी से भी हमारा संपर्क है, गोदियाल जी से भी हमारा संपर्क है। तो रावत जी क्या या ये जो पूरी टीम है बीजेपी में आने की तैयारी कर रही है, ये मान लिया जाए। इसलिए रावत जी के जो बयान है वो केवल राजनीतिक बयान है, इस रूप में उसको लेना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के 6 पीआरओ यानी जनसंपर्क अधिकारियों को 6 अगस्त को अलग अलग काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ज्यादातर उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जिनका आरएसएस से संबंध रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि इससे पहले के 2 मुख्यमंत्री खाटी संघी नहीं रहे होंगे, इसलिए संघ से जुड़े लोगों को स्टाफ में एडजस्ट करके सीएम को खाटी संघी साबित करने की कोशिश हो रही है। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के डबल इंजन विकास किनारे पिट चुके हैं, इसलिए युवा सीएम के साथ युवा का नारा लगाया जा रहा है। वहीं सरकार की प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि जिसे जो विश्लेषण करना है वो करे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीआरओ बनाया गया है।
जो पहले के 2 लोग थे वो शायद खांटी के संगी नहीं माने गए होंगे, इसीलिए बदले गए होंगे क्या। अब इनको खांटी का संगी सिद्ध करने का प्रयास हो रहा है। भाजपा ने एक नारे के लिए कि युवा, उनको लगा अब तो सारे नारे छिन गए, डबल इंजन इत्यादि सब बेकार हो गए, तो उन्होंने जो है एक नए नारे को कॉइन अप करने के लिए इनको अपना मोहरा बनाया है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पीआरओ बनाना, अगर उसके ये विश्लेषण इसका करते हैं तो करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री का पीआरओ बनाया गया। मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद अजय भट्ट 16 अगस्त को उत्तराखंड आ रहे हैं और इस मौके पर 4 जिलों में 3 दिन तक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का मकसद कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जनता का आशीर्वाद लेना है। 16 अगस्त को केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट सबसे पहले रामपुर तिराहे में शहीदों को नमन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिर हरिद्वार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए देहरादून पहुंचेंगे। 17 अगस्त को ऋषिकेश, हरिद्वार और फिर 18 अगस्त को उधम सिंह नगर, नैनीताल में जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब ये है कि जितने भी हम लोग जीत के आए हैं और जो मंत्री बने हैं वो सब अपनी जनता के कारण बने हैं। उत्तराखंड की जनता ने अपना असीम स्नेह और प्रेम मुझे दिया, तो इस नाते से मेरी पार्टी ने यह दायित्व दिया, माननीय मोदी जी ने यह दायित्व दिया। इसलिए लोगों के बीच में जाके आशीर्वाद लेना हमारा मुख्य उद्देश्य है। देहरादून में इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन पुलिस लाइन कैंपस में होगा। पुलिस लाइन में से लेकर तैयारी की जा रही है। परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पाने के चलते इस बार भी मुख्य आयोजन परेड ग्राउंड में नहीं हो पा रहा। डीएम देहरादून ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते कार्यक्रम स्थल में आने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कार्यक्रम को करवाया जाएगा। 15 अगस्त को सीएम धामी लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही वो प्रदेश के लिए कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और उनके जो आश्रित हैं उनको प्रशासन की टीम डायरेक्टली जाके उनके घर में उनको पुरस्कृत करेगा और बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो पुरस्कृत होंगे उनका जो है हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR करवाएंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री धामी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल पहुंचे और वीरता पुरस्कार सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में कुल 47 लोगों को वीरता का पुरस्कार दिया गया, जिनमें सैनिक, पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों की पत्नियां भी शामिल रही। सीएम धामी ने कहा कि सरकार सैनिकों के सम्मान में हमेशा तैयार है, तो वहीं शहीद सैनिकों के 17 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है और जल्द देहरादून में भव्य सैन्य धाम बनकर तैयार होगा। देहरादून से खबर है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिसकर्मियों को मिलने वाले पदकों को लेकर सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पुलिस वाले आपस में बात कर रहे हैं। एक पुलिस वाला किसी पुलिसकर्मी की पदक के लिए सिफारिश कर रहा है, जिसके जवाब में दूसरा पुलिसकर्मी कहता है कि अगर खर्चे पाने का इंतजाम हो जाए तो वो पदक दिलाने की सूची में नाम जोड़ सकता है। हालांकि ऑडियो कब का है इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। राकेश चंद्र है कहाँ? राकेश चंद्र यही है, मेरे साथ ही है यही। तो इससे बोलो कुछ खर्चा करेगा तो दिलवा देगा इसको इस बार। भैया और क्या हुई? मैंने कहा देख लो सर, राकेश चंद्र को बोल दो कुछ करने का धड़का पड़ेगा कुछ। अरे तुम दिलाओ तो सही, पदक तो दिलाओ यार पहले। नहीं देखो, हम तो अगर हमें नाम भेजा तो मिल के रहेगा फिर तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पदक दिलाओ पहले, उसके बाद होगी कार्रवाई, ठीक है? राकेश चंद्र है कहाँ? राकेश चंद्र यही है, मेरे साथ ही है यही। तो इससे बोलो कुछ खर्चा करेगा तो दिलवा देगा इसको इस बार। भैया और क्या हुई? मैंने कहा देख लो सर, राकेश चंद्र को बोल दो कुछ करने का धड़का पड़ेगा कुछ। अरे तुम दिलाओ तो सही, पदक तो दिलाओ यार पहले। नहीं देखो, हम तो अगर हमें नाम भेजा तो मिल के रहेगा फिर तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पदक दिलाओ पहले, उसके बाद होगी कार्रवाई, ठीक है? भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग उसमें गाड़ी ले जाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी के फतेहपुर में बरसाती नाला रोड पर हुआ, जहां नाला पूरे उफान के साथ बह रहा था, लेकिन इसी दौरान एक ग्रामीण जबरन अपनी कार निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही ग्रामीण ने अपनी कार नाले में निकालने की कोशिश की, जो पानी के तेज बहाव में फंस गई। इसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। तो वहीं दूसरी घटना काला ढूंगी रामनगर हाईवे की है, जहां एक नाले पर पुल बनाने का काम चल रहा है। इसके चलते नदी को डाइवर्ट किया गया। इसी डाइवर्जन के चक्कर में नदी का बहाव
कच्ची सड़क की तरफ हो गया। इसी बहाव में कुछ कारें और एक जेसीबी मशीन फंस गई। कार सवारों और जेसीबी ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से पेड़ के सहारे अपनी गाड़ियों को खड़ा कर अपनी जान बचाई। पेड़ से टेक ले रखा। हरिद्वार जीआरपी ने 5000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम अशोक है, जो हरियाणा पुलिस का बर्खास्त सिपाही है। इसके खिलाफ हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में लूट और चोरी के दर्जनों मामले चल रहे हैं। जीआरपी ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाश को दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। उत्तराखंड में बदमाश पर ट्रेन में लूटपाट करने के 3 मुकदमे चल रहे हैं। उत्तराखंड में 3 वारदातों को अंजाम देने के बाद ये 5 साल से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर हरिद्वार जीआरपी पुलिस ने इसे दिल्ली से पकड़ा। ये मूलतः हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल था। 1991 में भर्ती हुआ था और 2007 में हरियाणा पुलिस से बर्खास्त हो गया था। तो बर्खास्त होने से काफ़ी पहले ही उसका क्रिमिनल लॉ से संबंध काफ़ी पाए गए थे हरियाणा पुलिस द्वारा। शायद इसी की वजह से बर्खास्त हुआ है। उसके बाद उसने अपना ही गैंग बना के विभिन्न क्राइम कराना शुरू कर दिया। देहरादून में साइबर ठगों ने एक महिला से पिछले 7 सालों में करीब 68 लाख की ठगी की है। साइबर ठगों ने बीमा पॉलिसी के नाम पर अलग अलग किश्तों में ये रकम हड़पी। महिला की शिकायत पर उत्तराखंड एसटीएफ ने मास्टरमाइंड आरोपी देवेश नंदी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसके साथियों की भी तलाश की जा रही है। एसटीएफ ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। में एक देवेश नंदी नाम का जो शायद सादरा का रहने वाला है, तो इसको पकड़ लिया। तो फिर इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि हाँ जो है पैसे मैंने निकाले हैं, एटीएम से यही विड्रॉल करता था। इसके जो अकाउंट्स हैं और विभिन्न अकाउंट्स इन्होंने खोले हैं, कहीं इसने अपनी पत्नी का फ़ोटो लगाया है फेक अकाउंट पे, कहीं इसने अपने पिता का फ़ोटो लगाया है और इसके साथ 2-3 और भी हैं। उनकी तलाश की जा रही है और जाँच की जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन संस्कृत के टीचर्स की भारी कमी है। इससे छात्रों के साथ साथ टीचर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन हालत यह है कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय 1 से 2 टीचर के भरोसे चल रहे हैं और वहीं टीचर्स सभी सब्जेक्ट पढ़ाने को मजबूर हैं। 2 सरकारी संस्कृत स्कूल तो ऐसे हैं जहां टीचर्स न होने के चलते स्कूल ही बंद कर दिए गए। कई जगहों पर एक ही शिक्षक कई विषयों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, समस्याएं तो बहुत है, क्योंकि मेरी नियुक्तियां जो है आधुनिक विषय हिंदी में है और सरकार ने जो है यहाँ पे कई सारे जो है विषय लगा रखे, जिसमें सामाजिक विषय भी है, राजनीति विज्ञान भी है, बड़ी क्लासों में इंग्लिश है, पर्यावरण है, कंप्यूटर है। तो अब मैं अकेले जो है, क्योंकि आधुनिक विषय की तो मुझे काफ़ी समस्याएं होती है। मैं अपना विषय तो पढ़ा लेती हूँ, लेकिन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो है मुझे सामाजिक विषय भी पढ़ाने पड़ते हैं। छात्रों के मुताबिक शिक्षकों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उन्हें परेशानी होती है। और जैसे कि आजकल मैम हमारे स्कूल में मैम जब भी यहाँ पर परीक्षाएं होती है बड़े बड़े बच्चों की, तो हमारी बिल्कुल पढ़ाई बंद हो जाती है। 1 महीने तक हमारे स्कूल नहीं खुलता। उसके बाद जब हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सर जो है हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद जो बड़े बच्चे आते हैं उनको भी नहीं पढ़ा पाते। कई बार हमारी पढ़ाई इस वजह से छूट जाती है। मैम हमारे सारे सब्जेक्ट मैम हमें पढ़ाती है। यूं ही संस्कृत में ज्यादा दिलचस्पी लोग नहीं दिखाते, लेकिन अगर यही हालत संस्कृत के स्कूल और कॉलेज की रही तो शायद एक दिन ये सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।